Hello everyone, my name is Gaurav Kumar Yadav, TGT Social Science in Kendriya Vidyalaya Kasipur. Today we will discuss the chapter Natural Vegetation and Wildlife, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन, वन्य प्राणी। Have you observed the type of trees, bushes, grasses, and birds in the fields and parks in around your school? बच्चों, क्या आप लोगों ने अपने आसपास कभी पाए जाने वाले वृक्षों, घास के मैदानों, झाड़ियों को ध्यान से देखा है जो आपके स्कूल के आसपास या फिर आपके घर के आसपास में पाए जाते हैं? आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशंस? क्या वो देखने में बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं या फिर उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कुछ डाइवर्सिटीज़ होती हैं? एज इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री and different types of vegetation and animals are found here. भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और यहाँ पर अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ तथा जंतु पाए जाते हैं। There are 47,000 plant species. भारत में लगभग 47,000 पौधे, प्लांट्स की जातियां पाई जाती हैं, वनस्पति की जातियां। लगभग 47,000 वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं। 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स, about 15,000 flowering plants. लगभग भारत में 15,000 फूलों की प्रजातियां, जो फूल वाले पौधे हैं उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। एंड 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, और लगभग भारत में 90,000 जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विभिन्नताएं हैं, कितनी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, कितने ही वनस्पतियां हैं, कितनी तरह के फूलों के पौधे पाए जाते हैं और कितनी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा होगा कि इतनी डाइवर्सिटी हो सकती है हमारे देश में, और इनमें से कितनी प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में आप जानते होंगे, है ना? अगर आप काउंट करेंगे तो आप मुश्किल से 50-100 तक काउंट करते होंगे, है ना? इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं। कभी आपने सोचा है, कभी आप अपने आसपास देखते होंगे, कभी ध्यान से देखा आपने कि ये जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, इनमें कितनी डाइवर्सिटी है, कितना वेरिएशन है, कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स, वेजिटेशंस पाए जाते हैं यहाँ पर, प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि इंडिया में कई तरह की वेजिटेशन पाई जाती हैं, बट नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति, जैसा कि हमारा चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो इसमें नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है?
ना। तो हम ये तो जानते हैं कि वनस्पति क्या है, बट प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time। तो प्राकृतिक वनस्पति ऐसे पौधों, वृक्षों को कहा जाता है, ऐसी वनस्पति है वो जो बिना किसी मानव की सहायता के, बिना किसी मानवीय सहायता के उगी है, नेचुरली ग्रो करती है वो, और मनुष्यों के द्वारा उसको बाधित या डिस्टर्ब नहीं किया गया है, वो मनुष्यों से अनछुई होती है। तो ऐसी वनस्पति को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन। तो क्या हम फॉरेस्ट को नेचुरल वेजिटेशन कह सकते हैं? बिल्कुल, फॉरेस्ट एक नेचुरल वेजिटेशन है, क्योंकि वो नेचुरली ग्रो करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन एड। उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी योगदान नहीं होता। बट एग्रीकल्चर या फिर गार्डन्स, फ्रूट ट्रीज जो हम लगाते हैं, जो हम लोग खेती करते हैं, वो भी एक वेजिटेशन है, बट उसे हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कह सकते, बिकॉज उनको उगाने में ह्यूमन बीइंग का रोल है, ह्यूमन बीइंग का योगदान है, मानव का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और फ्लोरा, व्हाट इज़ फ्लोरा? फ्लोरा किसे कहते हैं? आपने सुना होगा फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा और फौना क्या है? फ्लोरा डिनोट्स प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। फ्लोरा किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति, प्लांट्स, वनस्पतियों के बारे में इंगित करता है। किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसको फ्लोरा कहा जाता है। फौना यानी कि जंतु जगत, इट डिनोट्स एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली, किसी विशेष समय पर पाई जाने वाली जो एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, उनको फौना कहा जाता है, जंतु जगत, और फ्लोरा है वनस्पति जगत। तो इनके बारे में जानना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो पूरा इसी पर डिपेंड है, फ्लोरा एंड फौना, जंतु जगत, वनस्पति जगत, इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, और इस चैप्टर में हम नेचुरल वेजिटेशंस पर ही डिस्कशन करेंगे, उन्हीं के बारे में जानेंगे। Here you see many types of trees and plants। इसमें आप कई सारे ट्रीज देख सकते हैं, है ना, छोटे छोटे। इसमें कई सारे प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं, और ये सब क्या है? इट इज़ अ नेचुरल वेजिटेशन। ये सब प्राकृतिक वनस्पति है ना। फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं, ये सब नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है। इट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। We see different types of vegetation and animals. What is the reason for their variation? हमने देखा कि कई सारी वेजिटेशन, वनस्पतियाँ और जीव जंतु हम देख रहे हैं। इस पिक्चर में भी हमने देखा कई सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसी तरह से कई सारे एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, और उनके पीछे क्या रीज़न है कि वो इतने अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। सारी वनस्पतियाँ, सारे ट्रीज़
प्लांट्स पौधे एक ही जैसे क्यों नहीं होते, या फिर सारे जो एनिमल्स हैं वो एक ही जैसे क्यों नहीं है, उनके पीछे क्या रीज़न रहा होगा कि वो इतने अलग अलग तरह के होते हैं, इतनी डाइवर्सिटी होती है, इतनी वैराइटीज़ होती है। तो उन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना। तो जंतु जगत और वनस्पति जगत में विभिन्नताओं के पीछे क्या कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं, तो उन कारकों पर हम विचार करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे कारक हैं, क्या इसके कारण हैं जिसके कारण से इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर देयर वेरिएशन। फर्स्ट फैक्टर, इसे हिंदी में धरातल भी कहा जाता है। धरातल, रिलीफ, धरातल। इसमें लैंड तथा सॉइल, लैंड एंड सॉइल आते हैं। लैंड भूमि, द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। लैंड जो है, भूमि की किस तरह की होगी उस पर डिपेंड करता है वहाँ की वेजिटेशन किस तरह की होगी। किसी भी क्षेत्र की भूमि वहाँ की वेजिटेशन को निर्धारित करती है। प्लेन एरियाज इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रासलैंड्स एंड वुडलैंड्स डेवलप ओवर एंडुलेटिंग एंड रफ टेरेन्स। तो मैदानी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर आमतौर पर एग्रीकल्चर की जाती है, कृषि की जाती है। तो मैदानी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कृषि ज़्यादा होती है, बट ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स डेवलप ओवर एंडुलेटिंग एंड रफ टेरेन्स एंड माउंटेन्स। तो ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स जो वन होते हैं आमतौर पर वो ऐसे उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में और जो असमतल भूमि में पाए जाते हैं, जो कि समतल नहीं होती है। ऐसी जगहों पर अधिकतर ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, सम पार्ट्स ऑफ प्लेटोज। तो ये इसके रीज़न हैं कुछ जो कि उनकी वेरिएशन, उनकी डाइवर्सिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट, सॉइल, मिट्टी, मृदा। Different types of soils provide a basis for different types of vegetation. The sandy soil supports cactus and thorny bushes, while deltic soil supports mangroves. तो अलग अलग तरह की मिट्टियों पर, या जो मिट्टियाँ हैं वो वनस्पतियों का एक आधार हैं, और अलग अलग तरह की मिट्टियों पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। द सैंडी सोइल, जो रेतीली मृदा है, जैसे कि डेजर्ट में, मरुस्थली क्षेत्रों में जो रेतीली मृदा पाई जाती है, सपोर्ट्स कैक्टस एंड, जो वहाँ पर कैक्टस, नागफनी के प्लांट्स, पौधे पाए जाते हैं, एंड थॉर्नी बुशेस, और वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसका रीज़न हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। वाइल डेल्टिक सॉइल सपोर्ट्स मैंग्रोव, और डेल्टिक सॉइल्स जो है, डेल्टा का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर मैंग्रोव्स ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट, जलवायु। तो जलवायु भी एक कारक है जो किसी जगह की
वनस्पति को प्रभावित करता है। कहीं पर किस तरह की वनस्पति होगी, इसके पीछे जलवायु भी एक कारक है। तो जलवायु में हम सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर, तापमान, द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ vegetation in an area is dependent upon temperature along with humidity, precipitation and soil। तो किसी भी जगह की जो वनस्पति होती है उसके फैलाव में, उसकी प्रकृति में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रीसिपिटेशन एंड सॉइल का बहुत बड़ा रोल है। टेम्परेचर तापमान, ह्यूमिडिटी नमी, आर्द्रता, प्रीसिपिटेशन वर्षण एंड सॉइल मृदा, तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेजिटेशन भी चेंज होती रहती है। जैसे कि आपने हायर माउंटेन्स में देखा होगा कि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ की वेजिटेशन अलग तरह की पाई जाती है और प्लेन्स की वेजिटेशन अलग है, तो दोनों में ही डिफरेंस होता है। हायर माउंटेन्स में आमतौर पर कॉनिकल शेप्स में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है फोटो पीरियड, सनलाइट, सूर्य की किरणें। ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज डिफरेंट ड्यू टू लैटिट्यूड, altitude, season and duration of the day। Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer। तो सन की जो लाइट है, सूर्य की जो किरणें हैं, उसकी ड्यूरेशन पर, उसके समय पर लैटिट्यूड अक्षांश, एल्टीट्यूड ऊंचाई, तो इसमें अक्षांश का, एल्टीट्यूड ऊंचाई एंड सीजन्स मौसम का असर पड़ता है। इन सभी का इसमें असर पड़ता है। ड्यूरेशन ऑफ द डे, और दिन कितना लंबा होगा, ये भी निर्धारित करता है कि कितनी सनलाइट प्राप्त होगी किसी प्लांट को किसी एरिया में। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। इसीलिए गर्मियों के मौसम में जो ट्रीज़ हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, वो जल्दी बड़े होते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनकी वृद्धि ज़्यादा होती है। उसका रीज़न है क्योंकि उनको सनलाइट ज़्यादा मिलती है समर में। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमने अभी देखे। नेक्स्ट फैक्टर है प्रीसिपिटेशन, वर्षण या वर्षा। एरियाज ऑफ हैविंग रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। तो जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ पर ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं, घनी वनस्पति पाई जाती है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर वनस्पति कम होगी, उनकी वृद्धि कम होती है। वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। और वेस्टर्न घाट के जो पश्चिमी स्लोप्स हैं, जो पश्चिमी ढाल हैं, पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी घाट का वेस्टर्न स्लोप है, पश्चिमी ढाल, कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, वहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वेस्टर्न स्लोप्स पर अधिक वर्षा होती है। जैसा कि हमने क्लाइमेट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप है वहाँ पर सबसे पहले मॉनसून
की जो मानसूनी हवाएं हैं वो वहाँ पर आती हैं और वहाँ पर वर्षा करती हैं, तो वहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो काफ़ी थिक है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, वनों का क्या महत्व है। फॉरेस्ट आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज, वन जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। एंड प्ले ए मेजर रोल इन इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, तो पर्यावरण की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को सुधारने में वनों का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम ये देख लेते हैं कि करके कि क्या काम है वनों का, क्या रोल है इसका हमारे पर्यावरण में। फॉरेस्ट मॉडिफाई क्लाइमेट, ये क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं। दे कंट्रोल द लोकल क्लाइमेट, ये स्थानीय जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उसको नियंत्रित करते हैं। हमारे पर्यावरण को ये सुधारते हैं, जलवायु में सुधार करते हैं। कंट्रोल सॉइल इरोजन, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये मृदा अपरदन को रोकते हैं, इनके कारण से मृदा अपरदन नहीं होता या फिर कम होता है। फ्रॉम एयर एंड वाटर, तो ये जो एयर और वाटर से होने वाला सॉइल इरोजन है उसको रोकते हैं, आमतौर पर इसी से इरोजन होता है। सपोर्ट्स ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, मैनी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर रॉ मटेरियल, बहुत सारे उद्योग हैं जो कि वनों पर आधारित हैं अपने कच्चे माल के लिए। इट कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉजेज रेनफॉल, ये हवा को और तापमान को नियंत्रित करता है और वर्षा लाने में भी सहायक है। इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, जो वन्य प्राणी हैं उनका ये एक घर है, ये उनको घर प्रदान करता है, आश्रय प्रदान करता है। ऑफर सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, तो बहुत सारे फॉरेस्ट है जहाँ पर मनोहारी दृश्य पाए जाते हैं देखने के लिए, जो कि हमारे मनोरंजन के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ये हमने देखा कुछ फॉरेस्ट के जो इम्पोर्टेंस है उसका क्या हमारे लाइफ में रोल है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और कुछ आप इसके बारे में जानते होंगे। All plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment, thus forming an ecosystem. सभी वनस्पति तथा जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं और वे मिलकर अपने जो प्राकृतिक फिजिकल एनवायरनमेंट, जो भौतिक वातावरण है, उसके साथ मिलकर वो पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र बनता है। एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो पारिस्थितिक तंत्र में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जैव प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं, इन एन एरिया एज वेल एज इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, साथ ही साथ उनका जो भौतिक पर्यावरण है वो मिलकर फंक्शनिंग टुगेदर एज ए यूनिट, वो मिलकर जब काम करते हैं और मिलकर एक व्यवस्था बनाते हैं तो उसे इकोसिस्टम कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं
कि इकोसिस्टम में यहाँ पर कुछ लिविंग थिंग्स हैं, फिशेस, ट्रीज एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सॉइल। तो ये सब मिलकर वाटर, तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने एक जो सिस्टम बना हुआ है, जो ये सभी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और ये मिलकर क्या क्रिएट करते हैं, इकोसिस्टम। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग, मानव, इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इकोसिस्टम, और ह्यूमन बीइंग इसको प्रभावित भी करते हैं। जो मानव है वो इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम वनस्पतियों का और जीव जंतुओं का उपयोग करते हैं। दे कट ट्रीज एंड किल द एनिमल्स क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। हम पेड़ पौधों को काटते हैं, जीव जंतुओं को मारते हैं, जिसके कारण से जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र है उसमें कुछ इम्बैलेंस, एक हम कहें कि संतुलन इसका बिगड़ता जा रहा है। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव रीच्ड द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इसके कारण से बहुत सारे वनस्पतियाँ, जीव जंतु विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो अब समाप्त होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, और कई सारे एनिमल्स, प्लांट्स ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोम। इसको हिंदी में जीवोम कहते हैं। A very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called the biome। तो पृथ्वी पर, भूमि पर पाया जाने वाला एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, जहाँ पर अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे जीवोम, बायोम कहा जाता है। द बायोम्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स। तो उसमें पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, उसके आधार पर हम बायोम की पहचान करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, प्राकृतिक वनस्पति और इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।